तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो डर, चुप्पी और इंसाफ के धागों से बुनी है। एक गांव है धनुपुरा, जहां की खामोशी पता है किसी भी शोर से ज्यादा डरावनी है। चलिए देखते हैं कि आखिर यह सन्नाटा एक पूरे गांव के किस राज पर पर्दा डाले हुए था। कहानी की शुरुआत होती है धनुपुरा रेलवे स्टेशन से और वक्त है रात के ठीक 2 बजे। सोचिए, एक ऐसा माहौल एकदम सुनसान जहां मदद की कोई उम्मीद तक न हो। वो पीली सी रोशनी और दूर से आती किसी कुत्ते के रोने की आवाज, ये सब मिलकर डर की एक जमीन तैयार कर रहे हैं। और इसी माहौल के बीचों बीच खड़ा है कहानी का मेन कैरेक्टर राजेंद्र, शहर से आया एक नया मुंशी। अब ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ उसके डर को नहीं दिखाती बल्कि उसके अकेलेपन को भी महसूस कराती है। ये वो सन्नाटा है जो अंदर तक खाली कर देता है, और इसी खालीपन से तो डर पैदा होता है। तो कहानी के पहले हिस्से में हम देखेंगे राजेंद्र का आना और उसका पहला बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस। यहीं से आप कह सकते हैं कि कहानी के रहस्य की पहली परत खुलती है। अच्छा, राजेंद्र का मुंशी होना ये एक बहुत ज़रूरी बात है। क्यों? क्योंकि वो हिसाब किताब और लॉजिक की दुनिया का आदमी है, और कहानी उसे एक ऐसी जगह ले आती है जहां लॉजिक का कोई काम नहीं। यहां तो बस अंधविश्वास और एक अनकहा सा डर राज करता है। यहीं से कहानी का असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, लॉजिक वर्सेस डर। और तभी कहानी में होता है पहला ह्यूमन एनकाउंटर। अंधेरे से निकला ये दुबला पतला सा आदमी कोई आम गांव वाला नहीं लगता। उसकी धसी हुई आंखें और वो अजीब सी फीकी मुस्कान उसे एक बुरे शगुन की तरफ पेश करती हैं, जैसे ये आने वाले खतरे की पहली वार्निंग हो। अब ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये कहानी का पहला बड़ा इशारा है। सोचिए, स्वागत की जगह ऐसी चेतावनी। ये बात राजेंद्र के साथ साथ हम सबको सोचने पर मजबूर कर देती है कि भाई इस धनुपुरा में कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। ये गांव का पहला राज है जो राजेंद्र के सामने खुलता है। तो अब कहानी स्टेशन से निकलकर गांव के अंदर जा रही है, और जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं डर का एहसास और भी गहरा होता चला जाता है। यहां राजेंद्र की मुलाकात होती है ऑटो ड्राइवर गुड्डू से। अब ये गुड्डू का कैरेक्टर बड़ा दिलचस्प है। वो राजेंद्र की मदद तो कर रहा है, लेकिन उसका बर्ताव दोस्ताना कम और मिस्टीरियस ज्यादा लगता है। मतलब उसकी मदद में भी एक अजीब सी टेंशन है जो माहौल को और भी भारी बना देती है। चाय की तारीफ में मौत का जिक्र है ना अजीब। ये एक छोटा सा डायलॉग है, लेकिन ये धनुपुरा की पूरी मानसिकता को दिखा देता है। ऐसा लगता है जैसे यहां मौत इतनी नॉर्मल हो चुकी है कि वो लोगों की रोज की बातचीत का हिस्सा बन गई है, और यही बात राजेंद्र के लॉजिकल दिमाग को हिलाकर रख देती है। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। गांव की गलियां पूरी तरह सुनसान हैं, दरवाजे बंद हैं और हर तरफ ताले लगे हैं। ऐसा लगता है मानो पूरा गांव किसी बाहर वाले से नहीं, बल्कि अपने ही किसी अंदरूनी डर से खुद को कैद किए हुए है। यहां गांव भी एक कैरेक्टर की तरह है, एक ऐसा कैरेक्टर जो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और जाहिर है राजेंद्र ये सब देखकर यही पूछता है। ये सवाल उसके बढ़ते हुए डर को साफ साफ दिखाता है। वो एक बाहरी आदमी है, वो उस खामोशी को देख पा रहा है जिसके गांव वाले शायद आदी हो चुके हैं, और उसका ये रिएक्शन हमें कहानी के राज के और भी करीब ले जाता है। और गुड्डू का ये जो जवाब है ना, ये कहानी का सबसे जरूरी नियम तय कर देता है। ये कोई सलाह नहीं है, ये एक कानून है। सन्नाटा सुरक्षा देता है। इस एक लाइन में गांव का पूरा राज छिपा है। पर सवाल तो ये है कि आखिर ये सन्नाटा किससे सुरक्षा देता है। तो अब कहानी का फोकस एक खास जगह पर आ जाता है, एक पुरानी हवेली और उसके अंदर का एक रहस्यमयी दरवाजा। यहीं से असली राज से पर्दा उठना शुरू होगा। हवेली में राजेंद्र मिलता है उसके केयरटेकर मोहन से, और मोहन उस डर का जीता जागता सबूत है जो पूरे गांव में फैला है। उसका वो थका हुआ डरा डरा सा चेहरा वो साफ बताता है कि वो सिर्फ हवेली का रखवाला नहीं है, बल्कि उसके अंदर दफन किसी गहरे राज का भी रखवाला है। और यहीं पे कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस सामने आता है। एक बंद दरवाजा जिसे खोलने के लिए सख्ती से मना किया गया है। ये वो पॉइंट है जहां राजेंद्र की क्यूरियोसिटी और डर के बीच असली लड़ाई शुरू होती है। मोहन की ये वार्निंग एक तरह से एक चैलेंज भी है। और फिर जब मोहन राजेंद्र के कमरे को बाहर से बंद कर देता है, तब कहानी एक और मोड़ लेती है। अब सवाल ये उठता है कि ये ताला उसकी सुरक्षा के लिए है या उसे कैद रखने के लिए। राजेंद्र अब सिर्फ एक बाहर से आया हुआ दर्शक नहीं रहा, वो अब इस कहानी का एक हिस्सा बन चुका है।
तो अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जहां इस पूरे डर के पीछे की वजह सामने आएगी। यहां पर एक सुपरनैचुरल एलिमेंट कहानी को आगे बढ़ाता है और गांव के सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश करता है। अब जरा इन आवाज़ों के सीक्वेंस पर गौर कीजिए। पहले पायल की एक मीठी सी आवाज़, फिर वो आवाज़ एक हल्की सिसकी में बदल जाती है, और फिर एक रूह कंपा देने वाली चीख। ये सिर्फ डरावनी आवाज़ें नहीं हैं, ये अपने आप में एक पूरी कहानी बता रही हैं। और यही आवाज़ें राजेंद्र के लॉजिक को चैलेंज करती हैं और उसे वो करने पर मजबूर कर देती हैं जिसके लिए उसे मना किया गया था। और बस यही कहानी का टर्निंग पॉइंट है। डर और चेतावनी पर क्यूरियोसिटी और इंसानियत की जीत होती है। राजेंद्र का ये एक कदम कहानी की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। यहाँ पर सुपरनैचुरल पावर का इस्तेमाल इंसाफ के एक टूल की तरह होता है। सुनीता की आत्मा वो सच बताने के लिए आती है, वो सच जिसे पूरे गांव ने अपनी खामोशी के नीचे दफना दिया था, कि ये कोई आत्महत्या नहीं थी बल्कि एक बेरहमी से की गई हत्या थी। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है। यहां हम देखेंगे कि कैसे एक अकेले इंसान का हिम्मत भरा कदम पूरे गांव की चुप्पी को तोड़ता है और इंसाफ को उसकी जगह दिलाता है। और ये है राजेंद्र के कैरेक्टर का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। वो डरा हुआ, लॉजिक पर चलने वाला मुंशी अब अन्याय के खिलाफ खड़ा है। उसने अपने डर को पीछे छोड़कर वो कदम उठाए जो गांव का कोई और इंसान उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया, और आखिरकार सच को सबके सामने ले आया। और ये आवाज़, ये सुनीता की आत्मा की आज़ादी का सिंबल है। जब जिंदा लोगों ने इंसाफ किया, तब जाकर उस मृत आत्मा को शांति मिली। ये कहानी का एक इमोशनल और लॉजिकल दोनों तरह का अंत है। धनुपुरा की ये कहानी हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये कहानी दिखाती है कि कभी-कभी नाइंसाफ़ी का अंधेरा इतना घना हो जाता है कि सच की आवाज़ को बाहर आने के लिए किसी दूसरी ही दुनिया का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है।